माह रमजान का महीना आता तो कलसूम अपनी बूढ़ी सास की बहुत खिदमत करती। उन्हें सहरी और अफ्तारी के वक्त किसी चीज की कमी ना होने देती। यहाँ तक कि नमाज के वक्त लोटा उनकी चारपाई के पास ले जाती, वहीं वजू करवाती और इसी तरह पूरा साल उनकी खिदमत करती। उसका शोहर परदेश में था, लेकिन उसकी सास रोज बेटे को फोन करके कहती, तुम्हारी बीवी मुझ पर बहुत जुल्म करती है, खाने को कुछ नहीं देती। अगर तुम इस लड़की को तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। तब एक दिन उसके शोहर ने कलसूम को बाहर से तलाकनामा भिजवा दिया और अपनी माँ को अपने पास बुलवा लिया। कलसूम रोती हुई माँ के घर चली गई। कुछ ही अरसे में कलसूम के शोहर का सारा कारोबार तबाह हो गया और वो पाकिस्तान आ गया। यहाँ भी भीख मांग कर गुजारा करता था। एक दिन कलसूम अपने शोहर के घर आई और उसे एक डब्बा पकड़ाकर वापस जाने लगी। उसके शोहर ने जैसे ही डब्बा खोला, उसके कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अम्मा ने तो कलसूम की आंखें बोझल हो रही थीं। सारा दिन उसकी सास उसे बैठने नहीं देती थी। वो तो माह रमजान का ख्याल भी नहीं रखती थी कि मेरी बहू मुझे चारपाई पर वजू करवाती है, मैं रोजा रखूं या ना रखूं। दिन में 3 टाइम मुझे खाना मिल जाता है, अब दिन के वक्त कुछ देर बहू को आराम करने दूं। लेकिन नहीं, सारा दिन नौकरों की तरह उससे काम करवाती। वो रात के वक्त सोने के लिए जाने लगी तो उसकी सास ने मक्कारी से उसे अपने पास बुला लिया और मुंह बनाते हुए कहा, मेरी टांगे दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। कलसूम टांगे दबाने लगी तो वो चीख कर बोली, जरा ठीक से दबा, मेरे बेटे की कमाई खा खा कर मोटी हो गई है, लेकिन हाथों में जोर नहीं है। कलसूम की सास ने ताना मारा तो वो बेचारी एक दफा फिर तेजी से उसकी टांगे दबाने लगी। कभी वो कहती, मेरे लिए दूध लेकर आओ। कलसूम दूध का गिलास लेकर आती तो कहती, गर्म क्यों लाई हो, मुझे तो ठंडा चाहिए था। कलसूम बेचारी वो दूध वापस ले जाती और फिर ठंडा दूध ले आती। कभी कहती, मेरे सर में तेल की मालिश कर दो। कलसूम उनकी कोई एक बात भी रद्द ना करती। जो वो कहती, जैसा कहती वैसा ही करती रहती। ये और बात थी कि सुबह अजानों के वक्त से लेकर रात तक साजिदा उसे जानवरों की तरह काम करवाती थी। नींद में हलकोरे खाती कलसूम उस वक्त चौंकी जब उसे अपनी सास की आवाज सुनाई दी। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। हाय बेटा, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं तुझे क्या बताऊं, अपनी बीवी के आसरे छोड़कर खुद वहां दुबई जाकर बैठ गया है और वो सारा दिन पलंग तोड़ती रहती है, घर के काम काज मुझ बुढ़िया से करवाती है, फिर भी उसे चैन नहीं मिलता, तो मुझे भीख मांगने के लिए सड़कों पर छोड़ाती है और कहती है कि अख्तर के भेजे हुए पैसों से उसका गुजारा नहीं होता। खाने पीने के लिए मुझे कुछ नहीं देती और अगर मैं खाना मांगूं तो कहती है, अगर भीख नहीं मांगी तो खाना नहीं मिलेगा। कलसूम हक्का बक्का रह गई। अख्तर तो उसके शोहर का नाम था। इसका मतलब था साजिदा बेगम उसके शोहर से बातें कर रही है। तो उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन साजिदा बेगम फोन कान से लगाए अपने बेटे के कान भरती जा रही थी। दूसरी जानिब वो दुबई में बैठा गुस्से से आग बगोला हो रहा था। कलसूम की इतनी जुर्रत कि वो मेरी माँ से सड़कों पर भीख मंगवाए। मैं यहाँ परदेश में किस लिए बैठा हूँ, तुम्हारे लोगों के लिए कमाई करने के लिए ही तो परदेश काट रहा हूँ। जब मेरी माँ को ही इस औरत ने सुकून नहीं देना तो मुझे इस जैसी बदबख्त औरत की कोई जरूरत नहीं। साइदा बेगम मुस्कुरा दी। कई दिनों से वो अपने बेटे के कान भरने की कोशिश कर रही थी, मगर आज कामयाबी हुई थी। उन्होंने जल्दी से फोन कलसूम की जानिब बढ़ाया। ये ले अख्तर तुझसे बात करना चाहता है, उन्होंने कहा। तो कलसूम ने कांपते हुए फोन कान से लगा लिया। अख्तर गुस्से का वैसे ही तेज था। वो अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी, मगर दूसरी जानिब अख्तर आपे से बाहर हो चुका था। आखिर तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू मेरी माँ को भीख मांगने के लिए मजबूर करे। वो बेचारी मुझसे कह रही हैं कि मैं उन्हें ओल्ड होम में छोड़ दूं, जहां लावारिस वालिदैन अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारते हैं, और ये सब कुछ तेरी वजह से है। मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अख्तर ने दुबई में बैठे बैठे चिल्लाकर कहा। तो कलसूम के हाथों से फोन छूटकर नीचे जा गिरा। वो हक्का बक्का कभी अपनी सास की शक्ल देखती और कभी फोन की। उसकी सास तो खुशी के मारे उछली पड़ी थी। उसे यकीन नहीं था कि बेटा इस हद तक उसका दिल खुश कर देगा। कलसूम फूट फूट कर रोने लगी। चल उठ, अब निकल मेरे घर से, तेरा मनहूस साया आखिरकार मेरे बेटे की जिंदगी से निकल ही गया। अब मैं उसकी दूसरी शादी करूंगी और तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की लाऊंगी। तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और अपने गरीब माँ बाप के दरवाजे पर जाकर बैठ।
सास की बात पर कलसूम खामोशी से उठ गई। ना उठती तो उसे पता था सास धक्के मारकर घर से निकाल देंगी। वो थी ही ऐसी। कलसूम के वालिदैन बेहद गरीब थे। उसका सिर्फ एक ही भाई था जो मजदूरी करके अपना और वालिदैन का पेट पाला करता था। कलसूम को पता था अगर वो उनके घर जाएगी तो उनके ऊपर बोझ बन जाएगी, लेकिन बहरहाल जाना भी मजबूरी था। अब वो अपने ससुराल में तो रह नहीं सकती थी। खामोशी से पैकिंग करके वो घर से बाहर निकलने लगी। तभी साजदा बेगम ने उसे आवाज दी, कलसूम जाते जाते मेरा बिस्तर तो बनाती जा। मेरे बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ कि मैं ये सब काम करती फिरूंगी। कलसूम ने पलटकर नफरत भरी निगाह अपनी सास पर डाली। बिस्तर तो उसने ना बनाया, मगर वो पलटकर अंदर कमरे में चली गई। कुछ देर तक वो खटर पटर करती रही और जब वो बाहर निकली तो उसके हाथ में लकड़ी का एक चौकोर डब्बा था। सास वो डब्बा देखकर चौंकी। मेरे बेटे का सामान कहाँ लेकर जा रही है? मक्कार औरत, इसमें यकीनन जेवरात छुपाए होंगे, उसने कहा। लेकिन जोड़ों में दर्द की वजह से वो उठकर कलसूम के पीछे नहीं आ सकती थी। कलसूम ने जल्दी से अपना सामान समेटा और घर से बाहर निकल गई। साजिदा बेगम को थोड़ी घबराहट तो हुई। घर के कामकाज उनसे होते नहीं थे। सारा दिन कलसूम ही उनकी खिदमत किया करती थी, लेकिन कलसूम की शक्ल वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब भी उनका बेटा दुबई से फोन करके कलसूम का हाल अहवाल दरियाफ्त करता तो हसद की एक तेज लहर साहिदा बेगम के अंदर जागती और इसी हसद की वजह से आज उन्होंने कलसूम को तलाक दिलवा दी थी। जैसे तैसे काम तो कर लूंगी, लेकिन इस कलमूही को दोबारा इस घर में नहीं आने दूंगी, साहिदा बेगम ने सोचा। लेकिन ये उनकी भूल थी। कलसूम तो उन्हें चारपाई पर बैठे बैठे खाना दिया करती थी और वहीं उनके हाथ पांव धुलाया करती थी। लेकिन अब उन्हें सारा दिन घर में मारा मारा फिर कर अपने काम करने पड़ते तो उनके 14 तबक रोशन हो गए। उन्होंने 2 दिन गुजरते साथ ही अपने बेटे अख्तर को फोन किया। वो बदबख्त तो मुझ गरीब बुढ़िया को इस घर में छोड़कर तेरे घर पर लात मारकर चली गई है। अब बता, ये तेरी बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी? मैं अकेले इस बड़े से घर में नहीं रह सकती, ना ही मुझसे घर के काम होते हैं। तू मुझे अपने साथ ले जा। माँ की बात पर अख्तर सोच में पड़ गया। माँ को इनकार नहीं कर सकता था। उसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। माँ की खातिर ही तो उसने अपनी अच्छी भली बीवी को तलाक दे दी थी। दुबई में उसका अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार था। कई सुपर स्टोर थे जिनका वो मालिक था। उसने अगले ही दिन एक शेख से बात की और माँ को लेने के लिए पाकिस्तान आ पहुंचा। साजिदा को यकीन न आया कि उसकी जिंदगी इतनी तब्दील हो सकती है। उसने फोन करके बकायदा कलसूम को इतला दी, देख अख्तर, तुझे तो कभी दुबई लेकर नहीं गया, लेकिन मेरे एक फोन कॉल पर भागा भागा आया है। मुझे दुबई ले जाने, तू सड़ती रहे इसी गुर्बत भरे घर में। मैं और अख्तर तो अब दुबई में मौज करेंगे, वहां मैं उसकी दूसरी शादी करूंगी। कलसूम अपनी सास की ये बातें सुनकर तड़प कर रह गई थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। अख्तर साजिद को अपने साथ ले गया। वहां उसकी शानो शौकत और ठाठ देखकर साजिदा की आंखें हैरत के मारे खुली की खुली रह गईं। वो अख्तर की बड़ी सी गाड़ी में घूमती तो उसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आता। लेकिन ये ठाट बाट बस चंद ही दिनों की कहानी थी। साजिदा को दुबई आए अभी 1 महीना ही गुजरा था कि जब एक रोज अख्तर घबराया हुआ घर आया। अम्मा, मेरे स्टोर्स के खिलाफ किसी ने कानूनी कार्रवाई की है। चूंकि मैं गैर मुल्की हूँ, इसलिए मैं उन लोगों से नहीं लड़ सकता। यूं लगता है कि सारा कारोबार हाथ से निकल जाएगा। अख्तर की बात पर साजिदा हक्का बक्का रह गई थी। वो तो उस दौलत और ऐशो इशरत के बगैर रह नहीं सकती थी। अख्तर ने अपने कारोबार को बचाने और संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गैर कानूनी तौर पर अपने स्टोर्स में मंशियात बेच रहा था। दुबई की हुकूमत सख्त थी। उन्हें जैसे ही अख्तर की हरकत का पता चला, उन्होंने सारे के सारे स्टोर सील कर दिए। अख्तर के कुछ ताल्लुकात थे जिन ताल्लुकात की बदौलत उसे जेल ना हुई, लेकिन अब वो बिल्कुल कलाश हो चुका था। जेब में एक फूटी कौड़ी भी ना थी। जेल ना जाना पड़े इसलिए उसने जितनी जमा पूंजी थी वो सारी की सारी वकीलों और पुलिस को खिला दी थी। एक घर था जिसे बेचकर उसने अपने बहुत से मामलात सीधे किए, लेकिन अब वो दुबई में नहीं रह सकता था। वहां रहना खतरे से खाली नहीं था। हर दूसरे रोज पुलिस उसके घर पर आ धमकती थी। साजिदा तो इस सारी सूरत हाल से बुरी तरह बुखला गई थी। अब माँ, हमें पाकिस्तान जाना पड़ेगा, अख्तर ने कहा तो साजिदा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लेकिन वहां बेटा जाकर तू करेगा क्या?
छोटा सा मकान है, वहाँ पे ऐशो इशरत तो नहीं मिलेंगे। साजिदा ने कहा, मगर अख्तर अब कुछ और नहीं कर सकता था, इसलिए सब कुछ समेटकर अगले ही दिन वापस पाकिस्तान आ पहुंचा। दूसरी जानिब कलसूम तलाक के बाद रोती तड़पती वालदैन के घर पहुंची तो उसकी माँ उसे देखकर दंग रह गई। सब लोग तो तेरी किस्मत पर रश करते हैं, कलसूम तेरा शोहर दुबई में रहता है और इस कदर मालो दौलत वहां से भेजता है, सिर्फ एक सास के होते हुए आखिर तुझे क्या तकलीफ होगी कि तू रोती हुई माँ के घर आ गई। उन्होंने हैरत से पूछा तो कलसूम फूट फूट कर रोने लगी। वो घर अब मेरा नहीं रहा। अम्मा ने मेरी दिन रात खिदमत के बावजूद यही कहा कि मैं उनको बहुत दुख देती हूँ, मैं उनकी खिदमत नहीं करती, वो भूखी प्यासी दिन रात पड़ी रहती हैं, यहाँ तक कहा कि मैं सड़कों पर उनसे भीख भी मंगवाती हूँ। अख्तर ने ये सब सुनकर मुझे तलाक दे दी है। कलसूम की बात पर उसकी बूढ़ी माँ अपना दिल थाम कर रह गई थी। जवान बेटी तलाक लेकर वापस दहलीज पर आ बैठी थी। ऐसे में बूढ़ी माँ के दिल को करार किस तरह आता। मस्जिद से नमाज पढ़कर कलसूम का बाप वापस आया तो कलसूम ने उसे भी अपनी तलाक के बारे में बताया। उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं, झुकी हुई कमर मजीद झुक गई थी। घर में पहले ही फाके चल रहे थे, सारे घर का दारुल मदार कलसूम के एक भाई पर था, जो बेचारा पढ़ा लिखा न होने की वजह से मजदूरी करके अपना और घर वालों का खर्च उठाता था और कलसूम की जिम्मेदारी भी कुछ कम न थी। उसकी तो इद्दत के रोज ही अभी पूरे न हुए थे। शाम के वक्त कलसूम का भाई जुनेद मजदूरी से वापस आया तो कलसूम को सैन में फिरता देखकर चौंक उठा। ये सब क्या है? कलसूम तो कभी कभी के लिए रहने आती थी, लेकिन आज इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही है? उसने माँ से पूछा तो वो रो पड़ी। कलसूम को उसके शोहर ने तलाक दे दी है, अब ये हमारे साथ ही रहेगी। ये एक नई कयामत थी। जुनेद थोड़े थोड़े करके अपने पास पैसे जमा कर रहा था कि किसी तरह शादी के अखराजात उठाने के लायक हो जाए तो शादी कर ले, लेकिन अब जवान बहन की जिम्मेदारी ने उसे अच्छी तरह बता दिया था कि वो इतनी जल्दी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। घर में खर्च बढ़ा तो ज्यादा पैसों की जरूरत भी पड़ी। जुनेद के घर में रखे हुए पैसे धीरे धीरे करके लगने लगे। कभी कभी वो घर वालों से उलझ भी पड़ता। जवान भाई को अपनी वजह से माँ बाप से झगड़ा करते देखकर कलसूम की आंखों में आंसू आ जाते। वो बस जैसे तैसे करके अपनी इद्दत के दिन मुकम्मल करना चाहती थी। मोहल्ले वाले घर आते तो कलसूम को वहां देखकर हैरान रह जाते। इतनी जवान और खूबसूरत लड़की को उसके शोहर ने तलाक क्यों दे दी? यकीनन कोई न कोई बात तो ऐसी होगी, शायद किरदार की अच्छी ना हो। उसका शोहर तो दुबई में रहता है, हो सकता है उसने उसकी गैर मौजूदगी में किसी लड़के के साथ प्यार की पींघें बढ़ा ली हों, और जब शोहर को पता चल जाए तो वो ऐसी औरतों को भला कहाँ रखते हैं। दो औरतें कलसूम से तलाक का अफसोस करने के लिए आई थी और जैसे ही कलसूम उनके लिए चाय बनाने के लिए उठी, वो दोनों सरगोशियों में आपस में बातें करने लगी। कलसूम का दिल छलनी हो गया। अरे सुना है कि इसका शोहर अपनी बूढ़ी माँ को लेकर दुबई चला गया था, लेकिन वहां जाते ही उसका सारा कारोबार तबाह हो गया। आजकल वो वापस आ गया है। इस जैसी औरतें हर किसी को तबाह कर देती हैं। इतना नेक लड़का था, सिर्फ इसी की बदौलत अब उसके पास कुछ नहीं बचा। औरतें कलसूम के बारे में कह रही थी और किचन में चाय बनाती कलसूम का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उन्हीं औरतों की जुबानी उसे पता चला कि अख्तर अपनी माँ साजिदा को लेकर दुबई से वापस आ गया है। उसकी इद्दत मुकम्मल होने वाली थी। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि इद्दत के मुकम्मल होते ही वो कहीं न कहीं नौकरी जरूर कर लेगी। अख्तर दुबई से वापस तो आ गया था, लेकिन अब उस छोटे से मकान में उसका दिल नहीं लग रहा था। कारोबार कुछ था नहीं और ना ही उसके पास इतनी तालीम थी कि वो यहाँ पर कोई मुलाजमत अख्तियार कर लेता। जमा पूंजी तो सारी दुबई में ही लग चुकी थी। वो उठते बैठते परेशान रहने लगा। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो रोजाना खर्च होने लगे। वो सारा दिन गलियों में जूतियां पटकता रहता और जब घर वापस आता और माँ से खाना मांगता तो वो आए बाएं शाएं करने लग जाती। अख्तर को बड़ी हैरत होती। अम्मा जब मैं दुबई में था तो कहती थी कि कलसूम घर का कोई काम नहीं करती, खाना सारा तू बनाती है, घर के सारे काम काज भी तू करती है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि तुझे तो कोई काम करना नहीं आता। रोटी बनाना तो कब का भूल चुकी है और सालन कैसे बनता है इसका तो तुझे इल्म ही नहीं।
सारा दिन घर धूल मट्टी गर्द से अटा रहता है, घर में आने को जी नहीं चाहता। इसका मतलब है कि तू सब कुछ झूठ बोला करती थी। अख्तर माँ पर बरस पड़ा तो साजदा बजाय शर्मिंदा होने के जोर जोर से चिल्लाने लगी। हाँ तो ये सब तेरी गलती है। तुझे किसने कहा था कि तू उसे तलाक दे दे? अच्छा भला यहाँ रहती थी, काम काज करती थी, अब उस जैसी मुफ्त की नौकरानी भला हमें कहाँ से मिलेगी? साजदा की बात पर अख्तर गुस्से में आग बगोला हो जाता। अचानक ही एक रोज वो चौंका और लपक कर कमरे के अंदर चला गया। अम्मा, यहाँ लकड़ी का एक डब्बा पड़ा होता था। जाने से पहले मैं वो डब्बा बड़ी हिफाजत से कलसूम के हवाले करके गया था। वो डब्बा कहाँ है? अख्तर ने कहा तो साजिदा बेगम चौंकी। उन्हें याद आया कि घर से जाते वक्त कलसूम ने अंदर जाकर लकड़ी का एक डब्बा उठाया था। वो डब्बा तो वो कल मुही अपने साथ ले गई। क्यों? उस डब्बे में ऐसा क्या था? क्या कोई जायदाद थी जो तुम दोनों मियाँ बीवी ने मुझसे छुपा कर रखी थी? साइदा बेगम बरस पड़ी, लेकिन अख्तर बुरी तरह झुंझला गया। उसे तो पता भी ना था कि कलसूम कहाँ रहती है। जहाँ उसके मेके वालों का पहले घर था, वो लपक कर उसी रोज उस घर में चला गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला उसको मुंह चढ़ा रहा था। कलसूम के मेके वाले तो ये घर छोड़कर कहीं और जा चुके थे। वो लोग अपने मकान में तो रहते ना थे, किराए का घर था। जब भी कोई मसला या तंगी होती तो वो घर बदल लेते। शायद अब की बार भी उन्होंने घर बदल लिया था। अख्तर अपना सर पीटता हुआ वापस घर में आकर शिद्दत से उस लकड़ी के बॉक्स को तलाश करने लगा, मगर साजिदा को कुछ इल्म न था कि लकड़ी का वो डब्बा कहाँ है। नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते हुए उसे कई महीने गुजर चुके थे। जेबें खाली हो चुकी थी। अब तो ये आलम था कि पूरे दिन में एक वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना भी मुश्किल हो चुका था। थक हार कर उसने मजदूरी का रास्ता चुना, लेकिन दुबई में रहकर काम करते हुए उसका जिस्म मजदूरी का आदी भी नहीं रहा था। जहाँ भी मजदूरी करने जाता, वहाँ लोग उसकी हठधर्मी और काहली को देखते दूसरे दिन ही उसे चंद रुपए थमाते और वहाँ से भगा देते। अख्तर का जी चाहता कि वो जोर जोर से रोने लगे। अच्छी भली बादशाहों जैसी जिंदगी फकीरों से भी बदतर हो गई थी, मगर उसे समझ नहीं आता था कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ। उसे तो अपनी जिंदगी बदलने का बस एक ही मौका नजर आता था। कहीं से उसे वो लकड़ी का डब्बा वापस मिल जाए तो मेरे हालात बेहतर हो जाएं। वो दिन रात बस यही सोचता रहता। कलसूम उसके बरक्स थी। तलाक के बाद उसने अपनी जिंदगी रोकी नहीं, बल्कि इद्दत मुकम्मल होते ही उसने मोहल्ले के सारे स्कूलों में नौकरी का पता कर लिया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जल्दी उसे एक बड़े से स्कूल में टीचर के तौर पर भर्ती कर लिया गया। वो ज़हीन थी और हमेशा से ही मेहनती भी रही थी। जब उसने पहले ही रोज स्कूल में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई तो स्कूल का मालिक बहुत खुश हुआ। आपके यहाँ आने से स्कूल में बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ है। हमें वालिदैन की तरफ से अच्छी खबरें मिलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप हमारे स्कूल में एक अच्छा इजाफा हैं। स्कूल के मालिक ने इंतहाई इज्जत से कलसूम से कहा तो वो मुस्कुरा दी। ये एक बड़ा स्कूल था, यहाँ से मिलने वाली तनख्वाह भी अच्छी थी। घर में पहले तो भाई की मजदूरी से आने वाली आमदनी से गुजारा मुमकिन ही नहीं था, लेकिन अब कलसूम हर महीने स्कूल से होने वाली अच्छी आमदनी जब घर में माँ के हाथ पर रखती तो वो भी उसे दुआएं देती ना थकती थी। घर के हालात तेजी से बेहतर होने लगे थे, मगर इन बेहतर होते हालात में कलसूम का दिल अक्सर जोर जोर से धड़कने लगता। उसे मुस्तकबिल के खतरे सताते रहते थे। उसके कमरे में सामान के साथ लकड़ी का वो डब्बा भी पड़ा था जो आते हुए वो अख्तर के घर से उठा लाई थी। उस लकड़ी के डब्बे को देखते ही उसे अपना माजी और अपना ससुराल याद आ जाता था और उसके चेहरे से खुशी गायब होकर परेशानी में बदल जाती थी। एक रोज कलसूम तैयार होकर स्कूल गई तो स्कूल का हाल ही खराब था। वहां काम करने वाले खाकरों को बीमारी ने आप घेरा था। पूरे स्कूल में गर्द और धूल मट्टी फैल रही थी। दो चपड़ासी और भी थे, लेकिन उनकी ड्यूटी स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों में थी। कलसूम का काम पढ़ाने के साथ साथ स्कूल के इंतजाम वगैरह को देखना भी था, इसलिए वो आधे दिन के करीब परेशान होते हुए प्रिंसिपल के दफ्तर में चली आई। उसने वहां आते ही प्रिंसिपल को स्कूल में गंदगी और खाक रोब की गैर मौजूदगी के बारे में बताया। फिक्र मत करो कलसूम, तुम्हारी बात दुरुस्त है। मुझे खाक रोब ने पहले ही अपना इस्तीफा जमा करवा दिया था, इसलिए मैंने नई चपड़ासी का बंदोबस्त कर लिया है। जल्दी वो आने वाला है। तुम उसे अच्छी तरह से समझा देना कि पूरे स्कूल में कहाँ कहाँ सफाई करनी है। कलसूम ने हामी में सर हिलाया
और दफ्तर से बाहर निकल आई। प्रिंसिपल का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा था, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। छुट्टी से कुछ देर पहले खाकरोब तो आ गया, लेकिन कलसूम की उससे मुलाकात ना हो सकी। प्रिंसिपल ने खुद ही उसे समझा दिया कि किस जगह की सफाई उसे कल सुबह आते साथ ही करनी है। अगले दिन कलसूम वक्त पर तैयार होकर स्कूल पहुंची तो स्कूल चमक रहा था और खाकरोब जो अपना काम तनदही से कर रहा था, उसकी पुश्त कलसूम को नजर आ रही थी। वो कोई बूढ़ा आदमी तो ना था, बल्कि वो जवान आदमी था, लेकिन उसकी सेहत इंतहाई बुरी लग रही थी। कलसूम को पुश्त से उसे देखकर अफसोस हुआ, शायद ये कोई बहुत ही मजबूर इंसान है। आमतौर पर तो बूढ़े लोग सफाई सुथराई का काम करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार ली होती है, लेकिन ये जवान आदमी ऐसा काम क्यों कर रहा है? शायद कोई बहुत ही मजबूर आदमी है, कलसूम ने सोचा और पास से गुजरकर प्रिंसिपल के दफ्तर में चली गई। दफ्तर में कुछ देर गुजारने के बाद जब वो बाहर निकली तो उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, उसका रंग जर्द पड़ रहा था और हाथ पैर कपकपा रहे थे। अंदर जो बात हुई थी उसने उसके होश उड़ा दिए थे, मगर हकीकत तो ये थी कि वो इस बात के जवाब में कुछ बोल ही नहीं पाई थी। बाहर निकलते साथ ही हैरत का उसे एक शदीद झटका लगा। लंबे कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर वो खाकरोब पोछा लगा रहा था। कलसूम को देखते ही उसने हाथ उठाकर कहा, मैडम सिर्फ 5 मिनट इंतजार कर लीजिए, मैंने अभी अभी पोछा लगाया है। मेरी सेहत ऐसी नहीं कि मैं बार बार यहाँ से पोछा लगा सकूं। अगर आप 2 मिनट रुक जाएंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। खाकरोब की बात पर कलसूम को एक और जोरदार झटका लगा और वो हैरत से उसके चेहरे की जानिब देखने लगी। ये चेहरा जाना पहचाना था, लेकिन ये वो तो ना था जिसने उसे एक अरसा पहले देखा था। वो खाकरोब कोई और नहीं बल्कि अख्तर था, उसका अपना शोहर जो दुबई में राज से कारोबार किया करता था, लेकिन आज एक मामूली चपड़ासी की तरह स्कूल के फर्श पर पोछा लगा रहा था। कलसूम हैरत का शिकार रह गई। खुद वो काफी हद तक बदल चुकी थी, शायद इसीलिए अख्तर ने उसे पहचाना नहीं, या शायद गिरती सेहत की वजह से उसकी नजर भी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए उसे पता ही ना चला कि उसके सामने से उसकी साबका बीवी ही गुजर कर गई है। कांपते हाथों से कलसूम वक्त से पहले ही छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। वो दोबारा प्रिंसिपल के दफ्तर भी ना गई। बड़ी परेशानी से वापस अपने छोटे से घर में आकर वो टहलने लगी। बार बार उसकी निगाह भटक कर लकड़ी के उसी डब्बे पर चली जाती थी जिसे वो अख्तर के घर से लाई थी। शायद वो उसे भूल भी जाती, लेकिन आज स्कूल में अख्तर को इंतहाई खराब हालों में देखकर उसे लकड़ी का डब्बा फिर से याद आया था। अख्तर को स्कूल में खाकरोब की नौकरी करते कई दिन गुजर गए। तनख्वाह मिलने का वक्त था। उस नौकरी से वो खुश तो न था, लेकिन इसके सिवा कमाई का कोई और जरिया भी नजर नहीं आता था। साहिदा की चक से वो दिन रात जहनी अजियत का शिकार रहता था। वो उसे 1 मिनट बैठने ना देती। सारा दिन वो उसे खाने की फरमाइशें करती रहती। अख्तर स्कूल का काम खत्म करके आता तो घर के काम काज शुरू कर देता। अब उसे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था कि उसकी माँ ने कलसूम के मुतालिक जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। वो अपने बेटे को भी टिक कर 1 मिनट बैठने ना देती थी तो पराई बहू के साथ अच्छा सलूक कैसे करती। अख्तर को समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी किस रुख पर जा रही है। एक रोज उसकी तबीयत काफी खराब थी। उसने स्कूल से छुट्टी कर ली। तनख्वाह मिलने का वक्त करीब था, लेकिन आज छुट्टी ना करता तो काम भी ना कर सकता था, इसलिए खामोशी से वो चारपाई पर लेटा अपनी किस्मत को कोस रहा था। कब तक यहाँ लेटा आंसू बहाता रहेगा? उठ और कुछ खाने को ला दे, मुझे भूख लगी है। तेरे जैसी औलाद तो खुदा किसी को ना दे, साइदा ने चिल्लाकर कहा तो अख्तर न चाहते हुए भी उठ बैठा। उसे पता था माँ को खाने के लिए कुछ ना लाकर दिया तो वो चिल्लाती रहेगी, लेकिन इससे पहले वो बाहर निकलता। घर के खुले दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही अख्तर की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि कलसूम थी। लेकिन जिस कलसूम को उसने तलाक देकर निकाला था, ये उस कलसूम से तो बहुत मुख्तलिफ नजर आ रही थी। वो तो एक डरी सहमी सी लड़की थी जो दिन रात उसकी माँ की खिदमतें करती रहती थी, लेकिन ये लड़की जो अंदर दाखिल हुई थी ये तो कोई और ही थी। बस शक्ल कलसूम के जैसी थी। इंतहाई खूबसूरत और मॉडर्न लिबास में पुरएतमाद चाल चलती हुई वो अख्तर के सामने आकर खड़ी हो गई। कलसूम तुम? उसने हैरत से देखा।
کلثوم مسکرا رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں لکڑی کا وہی ڈبہ تھا جسے پچھلے لمبے عرصے سے وہ تلاش کر رہا تھا۔ یہ ڈبہ تم اپنے ساتھ لے کر گئی تھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو کلثوم نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ہاں، کوئی نہ کوئی تحفہ تو یہاں سے لے کر جانا ہی تھا۔ جب تم نے اپنی ماں کے کہنے پر بغیر سوچے سمجھے مجھے طلاق دی تو میرے پاس یہاں سے جانے کے لیے کرائے کے پیسے تک نہ تھے، اور اس وقت یہی لکڑی کا ڈبہ لے کر میں یہاں سے چلی گئی تھی، لیکن اب وقت آیا ہے کہ میں اس ڈبے کو تمہیں واپس کر دوں۔ کلثوم کی بات پر اختر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اندر سے ساجدہ نے بھی اس کی آواز سن لی تھی اور دوڑ کر باہر نکل آئی تھی۔ مہنگے کپڑوں اور مہنگے زیورات پہنے کھڑی کلثوم کو دیکھ کر وہ اندر تک جل بھن گئی۔ کلثوم نے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ اختر کے حوالے کر دیا۔ اختر نے حیران ہوتے ہوئے وہ ڈبہ کھولا۔ اندر سونے کے کئی سارے زیورات پڑے تھے، نوٹوں کی کئی ساری گٹھیاں بھی پڑی تھیں۔ اس کی آنکھیں حیران ہونے لگیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تم مجھے کیوں دے رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو کلثوم مسکرا دی۔ دبئی جانے سے پہلے تم نے اس ڈبے کے اندر چند ہزار روپے ڈالے تھے اور کہا تھا کہ ہر مہینے جو رقم میں بھیجا کروں وہ اس ڈبے کے اندر ڈالتی رہنا۔ جو پیسے تم بھیجتے وہ تو تمہاری ماں رکھ لیا کرتی تھی۔ میں ناداروں کی طرح زندگی گزارتی رہی۔ اس ڈبے کے چند ہزار کے علاوہ میرے پاس اور کوئی قیمتی چیز نہ تھی۔ جب تم نے مجھے طلاق دی تو یہاں سے جاتے ہوئے میں یہ ڈبہ اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ تمہاری امانت تھی، لیکن ضرورت کے ان دنوں میں نے یہ چند ہزار روپے خرچ کر لیے۔ اس ڈبے کو دیکھ کر ہمیشہ مجھے تم لوگوں کی یاد آتی رہی کہ کیسے میری ہزار خدمت کے باوجود تم لوگوں نے مجھے دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دیا۔ اب جب کہ اسکول کا مالک مجھ سے شادی کر چکا ہے اور اپنی آدھی جائیداد میرے نام کر چکا ہے تو میرے پاس روپے پیسے اور زیورات کی کوئی کمی نہیں، اس لیے میں سود سمیت وہ چند ہزار روپے واپس کرنے آئی ہوں۔ کلثوم کی بات میں تلخی تھی۔ اختر ہکا بکا رہ گیا۔ شرمندگی سے اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگنے لگا تھا۔ دروازے پر کھڑی ساجدہ بھی حیرت سے کلثوم کو دیکھ رہی تھی۔ خود اس کے اپنے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ دن رات گھر میں کھانے اور روپے کو لے کر چک چک کرتی رہتی تھی۔ یہ سب کچھ تو وہ کلثوم کے لیے چاہتی تھی، لیکن قسمت نے پلٹ کر یہی وار اس پر کر دیا تھا۔ کلثوم تو آج اپنی زندگی میں بے حد خوش تھی، امیر تھی اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن ساجدہ اور اختر جنہوں نے اس پر ظلم کیا تھا اب وہ دونوں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے تھے۔ کلثوم ڈبہ اختر کے ہاتھ میں تھما کر نفرت سے اسے دیکھتے واپس چلی گئی تھی۔ باہر اس کی شاندار گاڑی کھڑی تھی۔ اختر نے ڈبے کے اندر جائزہ لیا۔ وہاں اتنے پیسے ضرور تھے کہ وہ اپنی ایک چھوٹی موٹی دکان بنا سکتا تھا۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ کلثوم کو چھوڑ کر اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔